नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उससे संबंधित ये आज हम 71वां भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे इस भाग में कुल 22 प्रश्न हैं। ये सभी 22 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जो जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे प्रिंसिपल का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए आज हम भाग 71 पर चर्चा करते हैं। भाग 71 का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। वर्तमान जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी का कितना शिक्षा पर खर्च किया जाता है वर्तमान में? तो वो है 4.6%। अब प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की गई है? तो वो है 6%। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा प्रणाली 5-3-3-4 के संगत आयु सीमा क्या निर्धारित है? तो वो है 3 से 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 4 है, उच्च शिक्षा का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% का लक्ष्य, उच्च शिक्षा का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जीईआर को 100% का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। उच्च शिक्षा को माना गया है, ये उच्च शिक्षा कहाँ से माना गया है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% किया जाएगा? तो वो है उच्च शिक्षा कक्षा 11वीं से ऊपर मान ली गई है। प्रश्न नंबर 5 है, अगला एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो है वो कब जारी करने का प्रावधान है? तो वो है 2021। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित मेरु शब्द, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका मेरु का वर्णन है MERU। तो इसका फुल फॉर्म क्या है मेरु का? तो वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये मेरु है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका वर्णन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ भी सकता है दोस्तों, अतः अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्मदर्पण मतलब आत्मचेतना तथा जन चेतना, आत्मदर्पण कहा गया है उसको। आत्मचेतना तथा जन चेतना को आत्मदर्पण कहा गया है का सिद्धांत किसने दिया है? आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसको कूले ने दिया है। प्रश्न नंबर 8 है, समाजीकरण के जितने भी साधन हैं उन सब में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसको किम्बल तथा यंग ने कहा है। प्रश्न नंबर 9 है,
समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। इसको किसने कहा है? तो इसे कहा है हीगल ने। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 10 है, हमारे विद्यालय लोकतंत्र के जीवित उदाहरण होने चाहिए। लोकतंत्र का जीवित उदाहरण क्या होना चाहिए? विद्यालय। किसने कहा है? तो ये किलपैट्रिक ने कहा है। प्रश्न अगला है हमारा प्रश्न नंबर 11, सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है? तो सामाजिक गतिशीलता सबसे ज्यादा जो होती है पूंजीवादी समाज में होती है। प्रश्न नंबर 12, सामाजिक गतिशीलता का सबसे प्रमुख कारक क्या है? तो वो है शिक्षा। प्रश्न नंबर 13 है, प्राथमिक समूहों में परिवार सर्वोपरि है। इसको कूले ने कहा है। प्राथमिक समूहों में परिवार सर्वोपरि है, इसे कूले ने कहा है। और एक चीज अभी आपके सामने देखिए और आया था, समाजीकरण के जितने भी साधन हैं, प्रश्न नंबर 8 में था, समाजीकरण के जितने भी साधन हैं उन सब में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं। तो देखिएगा, समाजीकरण के जितने भी साधन हैं उन सब में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा बदला है, कूले ने, उसको किसने कहा है? किम्बल-यंग ने कहा है। लेकिन प्राथमिक समूहों में परिवार सर्वोपरि है, सबसे उच्च है, तो इसको कूले ने कहा है। अब बात देखिए, प्राथमिक समूह यहां लिखा है, यहां प्राथमिक समूह लिखा है और वहां समाजीकरण के जितने साधन हैं ये है। तो अब देखिएगा, इतना प्राथमिक समूह अगर है, प्राथमिक समूह में परिवार सर्वोपरि है। अब देखिए आगे बात आती है प्राथमिक समूह कौन कौन सा है। तो प्राथमिक समूह वो होते हैं जो हमारे बहुत नज़दीकी संबंध जिनसे होते हैं, बहुत नज़दीकी संबंध होते हैं, वो है प्राथमिक समूह। जैसे हमारा साथी समूह है, ये प्राथमिक समूह है। और हमारे रिश्तेदार हैं, नाना नानी, चाचा चाची, ये सब हमारे घर के सदस्य जो हैं, ये जो प्राथमिक समूह है बहुत ही नज़दीक होता है। तो प्राथमिक समूह में परिवार, तो जो परिवार है, प्राथमिक जितने भी समूह हैं उसमें परिवार सर्वोपरि है। इसको कूले ने कहा है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जाति भेदभाव का सबसे मुख्य कारक क्या था? स्वतंत्रता से पूर्व जातियों में जो भेदभाव था उसका कारण मात्र था पारिवारिक व्यवसाय, और गरीबी भी इसके बाद में है। प्रश्न नंबर 15 है, सामाजिक संस्थाओं की सही श्रृंखला। जो सामाजिक संस्थाएं हैं तो उसकी सही श्रृंखला क्या है? सबसे पहले है परिवार, फिर वर्ग, फिर जाति, फिर प्रजाति, फिर राष्ट्र। अब है प्रश्न नंबर 16, नारियां भी मनुष्य हैं अतः उन्हें भी पुरुषों के समान पूर्ण विकास का अधिकार है। किसका कथन है? तो हंसा मेहता का कथन है। हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, आपको ध्यान होगा। ये कब बनी थी? 1962 में बनी थी। अब दोस्तों ये है हमारा 17वां प्रश्न, यौन साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जबरदस्त सिद्धांत है, बहुत ही विवादित सिद्धांत है, बहुत लोगों ने विरोध भी किया था। इसे मार्गन ने दिया है, यौन साम्यवाद का सिद्धांत। ये मानव शास्त्री हैं, मार्गन महोदय जो थे मानव शास्त्र को मानने वाले थे।
और यौन साम्यवाद को ही परिवार के उद्विकास का सिद्धांत भी कहा गया है। प्रश्न नंबर 18 है, कुछ संस्थाएं, अभी जो हमने चर्चा किया था, कुछ संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो महाविद्यालय का विद्यार्थी संघ जो है ये क्या है? एक संस्था है। महाविद्यालय का विद्यार्थी संघ एक संस्था है। परिवार एक संस्था है। गिरजाघर एक संस्था है। चूंकि इनको मान्यता मिली है कहीं न कहीं से, चाहे किसी पुराने रीति रिवाजों से मान्यता मिली हो, चाहे किसी पेपर पर औपचारिक रूप से मान्यता मिली हो, तो ये सब क्या हैं? संस्थाएं हैं। और जिसे मान्यता नहीं मिली है, ना तो किसी मतलब कि सरकारी संस्थानों से या कि सामाजिक रीति रिवाजों से, सामाजिक नियमों से, तो वो क्या है? वो संस्थाएं नहीं हैं। जैसे क्या अमान्य राजनैतिक दल, वैसे राजनीतिक दल जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, क्या संस्था है? वो संस्था नहीं है। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। परिवार और साथी समूह, अभी हमने चर्चा किया था समूह, परिवार और साथी समूह कैसे समूह हैं? तो ये प्राथमिक समूह हैं। इसमें वैयक्तिक और नजदीकी संबंध होते हैं। 21वां प्रश्न है, जैसे दुकानदार और ग्राहक, डॉक्टर और रोगी का समूह कैसा समूह है? ये द्वितीयक समूह है। इसमें घनिष्ठता की कमी होती है। दुकानदार के यहाँ ग्राहक गया, सामान खरीदा, वापस, बहुत नज़दीकी संबंध नहीं होता। डॉक्टर और रोगी का संबंध, डॉक्टर को फीस दो और दिखाओ, चले आओ, बहुत नज़दीकी संबंध नहीं होते। अपवाद अलग चीज़ है। तो ये ऐसे समूह जो होते हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी होती है, वो द्वितीयक समूह होते हैं। अब है प्रश्न नंबर 22, निम्न में कौन सी सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली नहीं है? सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली, जैसे राजनीतिक उप प्रणाली, ये सामाजिक, समाज से जुड़ा है। राजनीतिक प्रणालियाँ जो हैं ये सामाजिक प्रणालियाँ हैं। आतंकवादियों की उप प्रणाली, ये भी समाज में ही व्याप्त हैं। पारिवारिक उप प्रणाली, ये भी समाज की ही प्रणाली है। लेकिन आर्थिक उप प्रणाली जो है ये सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। आर्थिक उप प्रणाली ये सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली नहीं है। दोस्तों, आज हमारे 22 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है। दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारे जितने वीडियोज हैं यूपीएससी की तैयारी कराने वाले, आज 71 हो चुके हैं। और टारगेटेड टी, ये मान के चलिए आज हम नाम देते हैं टारगेटेड टी, यानी 80 वीडियोज हम यूपीएससी से रिलेटेड पोस्ट अपने इस पर अपलोड करेंगे। तो सभी 80 वीडियोज आपको देखना है। आप देखेंगे अगर तो निश्चित है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपका अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, अच्छी ऊर्जा होगी और आप सफल हो सकेंगे। तो इसी के साथ, इतने सब्र के साथ देखने के लिए थैंक यू सो मच।